नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ग्राम समाज व विकास के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का जो हम रिवीजन कर रहे थे पार्ट 1 उसको हमने रिवाइज कर लिया था। पार्ट 1 में हमने 100 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को रिवाइज किया था तथा पार्ट 2 में आज हम फिर से 100 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। तो चलिए फटाक से वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। बस हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, केवल टू द पॉइंट बात करेंगे। क्वेश्चन और उनके आंसर को हम कवर करते हुए चलेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, KVIC खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया हुआ है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है KVIC यानी कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा के क्या कार्य होते हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो ये सभी जो कार्य आपके होते हैं ये उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा के होते हैं। पंचायत द्वारा निर्मित बजट वार्षिक बजट पर विचार करना, पंचायत द्वारा किए गए कार्यों का पुनर्निरीक्षण करना, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की व्यवस्था करना, यानी कि ये सभी जो कार्य हैं उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा के द्वारा किए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपकी ग्रामोद्योग जो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे इसका डिटेल भी लिखा हुआ है। 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है आपका मुंबई में मिलेगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और यह जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के अंतर्गत आता है, इसको भी आप याद रखिएगा। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने कल ही इसके बारे में वीडियो बनाया था पैमानों वाला। कम से कम पैमानों का तो वीडियो आप देख लीजिएगा। आशा है कि इससे एक प्रश्न तो पूछा जाएगा। तो 1 एकड़ में आपका कितने वर्ग गज होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 एकड़ में आपका 4840 वर्ग गज होता है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन ए वाला, यह आपका 100% सही हो जाएगा। 1 एकड़ में आपका कितना होता है? तो 1 एकड़ में आपका 4840 वर्ग गज होता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं 1 एकड़ में कितना बीघा होता है? तो 1.6 बीघा आपका 1 एकड़ में होता है। और 1 एकड़ में जो है कितना वर्ग फुट होता है? तो 1 एकड़ में आपका 43,560 स्क्वायर फीट यानी कि वर्ग फीट होता है। 43,500 लिख देता हूँ मैं, 43,560 जो है वर्ग फुट होता है 1 एकड़ में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाया हुआ। जो पैमाने वाला वीडियो उसको कम से कम आप देख लीजिएगा। आधुनिक समय में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किसके काल में प्रारंभ हुई थी? इंपॉर्टेंट है। तो आधुनिक समय में सर्वप्रथम बार जो पंचायती राज व्यवस्था थी किसके काल में प्रारंभ हुई थी? तो यह पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में। ऑप्शन जो आपका बी वाला है दिया गया यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, लॉर्ड रिपन के काल में। इसके बाद तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आंसर दोनों का लिखा हुआ है। देश की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या आज भी गांव में निवास करती है? 2011 के सेंसस की यहाँ पे बात हो रही है। 2011 के सेंसस के अनुसार जो है कितने प्रतिशत ग्रामीण आबादी भारत में निवास करती थी? तो आप याद कर लीजिएगा 68.8%, यानी कि ऑप्शन आपका ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। और जनसंख्या 2011 के बारे में मैंने पूरा डिटेल में वीडियो अपलोड किया। मिक्स वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें भारत की जनसंख्या और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दोनों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। ग्रामीण समुदाय की विशेषता क्या होती है? इसमें से आपको बताना है कि ग्रामीण समुदाय की इसमें से विशेषता क्या है। तो ग्रामीण परिवार की अधिकतर विशेषता होती है उसमें जो है संयुक्त परिवार देखने को मिलता है, यानी कि सभी परिवार मिलकर आपस में रहते हैं। और इसके बाद प्राथमिक व्यवसाय की प्रधानता देखने को मिलती है। सामाजिक गतिशीलता का जो है अभाव यहाँ पे होता है, अभाव देखने को मिलता है, यानी कि सामाजिक गतिशीलता का जो अभाव है वह ग्रामीण समुदाय में देखने को मिलता है। यानी कि जो आपकी चारों विशेषताएं हैं ना, ये आपकी ग्रामीण समुदाय की होती हैं। संयुक्त परिवार की विशेषता ग्रामीण समुदाय में देखने को मिलती है। प्राथमिक व्यवसाय की प्रधानता देखने को मिलती है। प्राथमिक व्यवसाय मतलब कृषि की प्रधानता यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा सामाजिक जो गतिशीलता होती है उसका अभाव जो है यहाँ पे देखने को मिलता है ग्रामीण समुदाय में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे अभाव है ना, भाव नहीं है, यहाँ पे अभाव है, कहीं भाग गया है तो अभाव यहाँ पे आप कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब प्रारंभ हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया हुआ है। तो 1992 में जो है आपकी किसान भाई योजना प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, 1992 में। टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है? इंपॉर्टेंट है, टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है? तो यह आपका आम का अंतिम चरण होता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, आम का अंतिम चरण होता है टपका। और आपका 1992 में किसान भाई योजना प्रारंभ की गई थी। और लेखपाल के द्वारा एक वर्ष में सामान्यतः कितनी बार पड़ताल की जाती है गांव की? इंपॉर्टेंट है।
तो लेखपाल के द्वारा जो है 1 वर्ष में सामान्यतः गांव की 3 बार पड़ताल की जाती है। कब कब? खरीफ के सीजन में, रबी के सीजन में और जायद के सीजन में। तथा खरीफ की जो पड़ताल आपकी होती है यह 10 अगस्त को प्रारंभ होती है, खरीफ की पड़ताल। और इसके बाद आपकी रबी की पड़ताल 1 जनवरी को प्रारंभ होती है। और इसके बाद आपकी जायद की पड़ताल 1 मई को प्रारंभ होती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो सामान्यतः 3 बार, कितनी? तो सामान्यतः जो है 3 बार गांव की पड़ताल की जाती है लेखपाल की तरह। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बाद आपका अटल इनोवेशन मिशन किस विभाग की पहल है? तो अटल इनोवेशन मिशन जो है आपका नीति आयोग की पहल थी, यानी कि ऑप्शन आप जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नीति आयोग की पहल है अटल इनोवेशन मिशन, अटल नवाचार मिशन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि अटल इनोवेशन मिशन को कब शुरू किया गया था। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। और इसके बाद योजना में कोर सेक्टर से क्या आशय होता है? योजना का जो कोर सेक्टर होता है उससे क्या आशय होता है? तो चयनित आधारभूत उद्योग, इसका मतलब होता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा वाराणसी में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान आपको वाराणसी में मिलेगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, मेरा गांव मेरा गौरव, इस योजना को कब शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मेरा गांव मेरा गौरव योजना शुरू की गई थी आपकी 25 जुलाई 2015 को। ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 जुलाई 2015 को मेरा गांव मेरा गौरव योजना शुरू की गई थी। और भारत में भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? इंपॉर्टेंट है। तो भारत में भूदान आंदोलन जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यह जो है आपका प्रारंभ किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। ऑप्शन जो आपका ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में भूदान आंदोलन जो है 1951 में विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, जरीब सर्वेक्षण के क्षेत्र में किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना जो है आसान होता है? यानी कि जो जरीब से सर्वेक्षण किया जाता है एरिया का, क्षेत्रों का, तो किस ज्यामितीय आकृति में उस एरिया को बांटकर नापना आसान माना जाता है? तो त्रिभुजाकार आकृति में, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, त्रिभुज की आकृति में। खतौनी में लेखपाल परिवर्तन करता है किससे? तो लाल रोशनाई से जो है खतौनी में लेखपाल के द्वारा परिवर्तन किया जाता है। तो ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लाल रोशनाई से। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, आशा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आशा के बारे में मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया हुआ है। तो आशा जो है आपकी सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आशा जो है आपकी क्या होती हैं? तो आशा आपकी सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तथा हाल ही में जो हमारी आशा स्वास्थ्यकर्ता हैं इनको अवार्ड भी दिया गया था। कौन सा अवार्ड था? अगर आपने मेरा योजनाओं का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि आशा को कौन सा हाल ही में अवार्ड दिया गया था। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। तो WHO डायरेक्टर जनरल्स ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 जो है ये आशा को दिया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एकदम लेटेस्ट 2022 के करंट अफेयर्स का प्रश्न है। आशा कार्यकर्ताओं को जो है WHO डायरेक्टर जनरल्स ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड दिया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यूपी के बजट में आशा कार्यकर्ताओं के लिए 300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। तथा यह जो आशा कार्यकर्ता हैं ये किस कार्यक्रम की देन है? तो ये जो है आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की देन है आपकी आशा कार्यकर्ता। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आशा का पूरा नाम क्या होता है? एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट इसका पूरा नाम होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1994 में पंचायती राज के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाता है? तो एक तिहाई आरक्षण जो है पंचायतों में जो है मतलब पंचायती राज के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, केंद्र सरकार की जो बहुप्रतीक्षित उज्ज्वला योजना है ना, इसकी टैगलाइन आपसे पूछी गई है। उज्ज्वला योजना की टैगलाइन क्या है? बहुत बार उज्ज्वला योजना के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो उज्ज्वला योजना की टैगलाइन क्या है? तो आप याद कर लीजिएगा, उज्ज्वला योजना की टैगलाइन है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। आप याद कर लीजिएगा, स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन, इसकी जो है उज्ज्वला योजना की टैगलाइन है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उम्मीद है कि इससे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन जो है इसकी टैगलाइन है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपकी जो उज्ज्वला योजना है इसको कब शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है उज्ज्वला योजना के बारे में कि यह कब स्टार्ट की गई थी। तो आपकी जो उज्ज्वला योजना है अब कब शुरू की गई थी?
1 मई 2016 को आप याद कर लीजिएगा, 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से, कहाँ से, तो 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से जो है उज्ज्वला योजना को शुरू किया गया था और इसकी टैगलाइन है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन उत्तर प्रदेश के बलिया से। चलिए इसका जो सेकेंड फेज है, दूसरा चरण है, कहाँ से स्टार्ट किया गया और कब स्टार्ट किया गया है, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। डीडी किसान चैनल को जो है कब प्रारंभ किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो 26 मई 2015 को, 26 मई 2015 को डीडी किसान चैनल को शुरू किया गया था। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 26 मई 2015। और 1977 में पंचायती राज से संबंधित समिति गठित की गई, तो उसका नाम आपको बताना है कि कौन सी समिति जो है 1977 में पंचायती राज से संबंधित गठित की गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट समितियां हैं जो आपकी पंचायती राज से संबंधित हैं, उनको कम से कम आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपसे प्रश्न इनसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली समिति की यहाँ पे आइए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली समिति आपकी थी बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था, बलवंत राय मेहता समिति का गठन आपका हुआ था 1957 में। यह पहली समिति थी पंचायती राज से रिलेटेड। और दूसरी समिति आपकी थी अशोक मेहता समिति, इसको गठित किया गया था 1977 में, आपकी अशोक मेहता समिति थी। इसके बाद आपकी 1985 में एक समिति बनी थी, 1985 में, 1985 वाली समिति का क्या नाम था, तो इसका नाम था जीवीके राव समिति। और इसके बाद 1986 में एक समिति बनी थी जिसका नाम था लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति जिसको हम बोलते हैं, 1986 में गठित की गई थी। ये 4 समितियां कम से कम हम याद रखिएगा, आपसे पूछी जा सकती हैं। तथा आपके जो बलवंत राय मेहता थे, इन्होंने किस प्रकार का सुझाव दिया था, तो इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया था। और उसके बाद अशोक मेहता जो समिति थी 1977 वाली, इसने किस प्रकार का सुझाव दिया था, तो इसने जो है द्विस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया था अशोक मेहता समिति ने। तो सुझाव भी आप याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति ने कौन सा सुझाव दिया था, त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया था। और अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायतों के गठन का सुझाव दिया था। 1977 में यह समिति गठित की गई थी। और यहाँ पे राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन को कब प्रारंभ किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले इसका नाम हुआ करता था राष्ट्रीय पेयजल मिशन। तो राष्ट्रीय पेयजल मिशन जो है केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था 1986 में, और आगे इसका नाम बदल कर कर दिया गया था 1991 में राजीव गांधी पेयजल मिशन। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1991 में। अगर इसको राजीव गांधी पेयजल मिशन पूछे तो 1991 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ राष्ट्रीय पेयजल मिशन पूछे तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1986 में आपका राष्ट्रीय पेयजल मिशन स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको मार्क लगाना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग कब स्थापित किया गया था, तो 1944 में उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग स्थापित किया गया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का कार्य यहाँ पे पूछा गया क्या होता है, तो ये सभी कार्य आपके जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के हैं। ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं बनाना, विकास परियोजनाओं का अनुमोदन करना, शासन से प्राप्त अनुदान का ग्राम पंचायतों को आवंटन करना, यानी कि ये सभी जो कार्य आपके हैं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे 1944 में उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना की गई थी और ये सभी कार्य आपके जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के हैं। चलो गाँव की ओर कार्यक्रम किस मंत्रालय की योजना है, पहल है, तो ये आपकी ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल थी, चलो गाँव की ओर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसके समय पर पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया था, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किसके समय में पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया था, तो चौधरी चरण सिंह के समय में पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया था। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। भू राजस्व की वसूली करने वाले को हम क्या कहते हैं, अमीन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, चकबंदी समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो न्यूनतम आपके 5 सदस्य हो सकते हैं और आपके अधिकतम 11 सदस्य हो सकते हैं चकबंदी समिति में। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तहसील दिवस का आयोजन कब किया जाता है, तो हाल ही में तहसील दिवस में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया था इसके आयोजन में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अब पहले व तीसरे शनिवार को आपका होगा तहसील दिवस, यानी कि हर महीने का जो पहला शनिवार और तीसरा शनिवार होगा इस पर आपका तहसील दिवस का आयोजन किया जाएगा। और आपका जो दूसरा और आपका चौथा शनिवार होगा इस पर जो है आपका किसका आयोजन किया जाएगा, तो थाना दिवस का आयोजन किया जाएगा। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे शनिवार को तहसील दिवस आपका हो जाएगा और प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को आपका थाना दिवस हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है।
आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? तहसील दिवस का आयोजन प्रत्येक महीने के प्रथम व तृतीय शनिवार को होता है। कृषि वर्ष प्रारंभ समाप्त कब होता है? तो 1 जुलाई इसको आपका शुरू होता है और आपका 30 जून तक यह चलता है आपका कृषि वर्ष। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 30 जून को यह समाप्त होता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की किस धारा में लेखपाल का उल्लेख है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो धारा 23 में जो है लेखपाल का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में लेखपाल का उल्लेख है। इसके बाद पड़ताल किसे कहते हैं हम? तो आप याद कर लीजिएगा, लेखपाल के द्वारा किया जाने वाला खेतों का जो वार्षिक निरीक्षण होता है उसी को हम पड़ताल कहते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा लेखपाल के द्वारा एक वर्ष में 3 बार जो है पड़ताल की जाती है। और इसमें जो है खरीफ की फसल की पड़ताल आपकी 10 अगस्त हो गया, रबी की फसल की पड़ताल 1 जनवरी से स्टार्ट होती है और आपकी एक जायद फसल की पड़ताल 1 मई को होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऐच्छिक चकबंदी सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ हुई थी आपसे पूछा जा रहा है? तो पंजाब में जो है सर्वप्रथम बार ऐच्छिक चकबंदी का प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पंजाब से। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और सर्वप्रथम किस अधिनियम ने कृषि को राज्य सरकार के अधीन कर दिया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 जो था इसने सर्वप्रथम कृषि को राज्य सरकार के अधीन कर दिया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1966-67 के दौरान जो है अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1966-67 के दौरान। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है। इस एक तरफ आपको परियोजनाएं दी गई हैं और उनका उद्देश्य दिया गया है, इनको आपको सम्मिलित करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो स्वजल धारा योजना का संबंध आपका हो जाएगा ग्रामीण जलापूर्ति से, यानी कि ए का आपका 2 हो जाएगा। पीएम सड़क योजना यानी कि डी का आपका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1 से हो जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आपका सी का वाला क्या हो जाएगा? ग्राम स्वरोजगार योजना आपकी थी ग्रामीण स्वरोजगार से, यानी कि सी का 4 हो जाएगा। बचा आपका बी, तो बी का आप क्या बच गया है? बी का आपका बच गया है 3। तो 2, 3, 4, 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल जीवन हरियाली का संबंध आपका है वाटर शेड प्रबंध से। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे देख पा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न को अगर आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, 2 भी अगर आपको इसमें से पता होते हैं, तो अगर आपको एलिमिनेशन मेथड आता होगा तो इस प्रकार के प्रश्नों का आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो 2, 3, 4, 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 2, 3, 4, 1 यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2, 3, 4, 1 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा जो है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना यहाँ पे है। तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना आपकी शुरू की गई थी 1979 में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1979 में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोनों का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। अन्न भंडारण हेतु जो है अन्न में नमी कितने प्रतिशत की मात्रा की संतुष्टि की गई है? आप याद कर लीजिएगा 12% से कम, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा की संतुष्टि है? तो 12% से कम। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्गमन मूल्य के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति सरकार के द्वारा कैसे की जाती है? तो खाद्य अनुदान के द्वारा की जाती है। ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित होते हैं पंचायती राज संस्थाओं में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा किस कार्यक्रम की देन है? तो मैंने आपको बताया था आशा जो है आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की देन है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, आशा जो आपकी हैं ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की देन है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। पिछले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था, अभी जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं ना उसमें मैंने आपको बताया था। तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आपका शुरू किया गया था 12 अप्रैल 2005 को। किसके द्वारा? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, ग्राम सभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 243A के अंतर्गत। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश कौशल शतरंग योजना का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, मतलब किस लिए किया गया था? तो यह किया गया था कौशल विकास के लिए। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, जैसा कि इसके नाम में ही प्रतीत हो रहा है कौशल विकास की योजना थी। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है,
और किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र कहलाता है खसरा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र खसरा कहलाता है। नाबार्ड एक शीर्ष संस्था है जो बनी है। नाबार्ड के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, नाबार्ड किस लिए बनी थी, आपको बताना है इसका राइट आंसर। नाबार्ड जो है किस लिए बनाई गई थी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नाबार्ड जो है ग्रामीण कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसके बारे में आपको याद रखना है। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जो है आपकी नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसके बारे में आपको याद रखना है। नाबार्ड का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी तथा मुंबई में नाबार्ड का हेडक्वार्टर है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, तो मतदाता सूची में पंजीकृत सभी मतदाता आपके ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। सर्व शिक्षा अभियान आपका 2001 में शुरू किया गया, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और रबी की फसल कब बोई जाती है, तो रबी की आपकी फसल कब बोई जाती है, बहुत बार मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया हुआ है। कृषि वाला जो लेक्चर आपको मैंने दिया था, अगर आपने कृषि वाला लेक्चर देखा होगा तो कृषि के मैक्सिमम प्रश्न आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आपकी जो रबी की फसल है कब बोई जाती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रबी की फसलें आपकी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। रबी की फसल आपकी अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाती है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा रबी की फसल काटी कब जाती है, तो रबी की जो फसल आपकी होती है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, ये सभी आपकी प्रमुख रबी की फसलें होती हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को स्टार्ट किया गया, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो 50 प्रश्नों को यहाँ पे हमने रिवाइज कर लिया, बाकी के 50 प्रश्नों को भी आइए देख लेते हैं। तो बाकी के 50 प्रश्न भी आइए रिवाइज कर ही लेते हैं यहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए फेमस है, किस लिए प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद आपका आम के लिए फेमस है, आप इसे याद कर लीजिएगा। आम के लिए जो है उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद फेमस है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तहसीलदार किस काल का शब्द है, तो मुगल काल का शब्द आपका तहसीलदार है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जिला प्रशासन संरचना, इसको आप देख लीजिएगा, किस स्तर पर कौन सा अधिकारी होता है। तो जिला स्तर पर जिलाधिकारी, अनुभाग स्तर पर एसडीओ एसडीएम होता है, तहसील तालुका पर तहसीलदार होता है, राजस्व वृत्त पर आपका राजस्व निरीक्षक होता है, पटवारी हल्का पर आपका लेखपाल अधिकारी होता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न है इक्रिसैट क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, यानी कि इक्रिसैट की यहाँ पे बात हो रही है, तो आपको मिलेगा हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। इक्रिसैट का ऑप्शन आपका डी यहाँ पे जो दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आंसर को पहले ही हाईलाइट किया हुआ है, तो बस यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर की हम बात करेंगे, इसलिए और जल्दी से आपका रिवीजन हो जाएगा। राजस्व अनुभाग द्वारा संचालित आम आदमी बीमा योजना के बारे में इसमें से कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। आम आदमी बीमा योजना के बारे में कुछ यहाँ पे कथन दिए गए हैं, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका गलत दिया गया है आम आदमी बीमा योजना के बारे में। तो आम आदमी बीमा योजना के लाभार्थी आपके ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन किसान होते हैं, तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही दिया गया है। इस योजना के लाभार्थी कौन होते हैं, तो इस योजना के लाभार्थी जो हैं आपके भूमिहीन आपके व्यक्ति होते हैं। इसके बाद इसकी उम्र सीमा आपकी रखी गई थी 1859 वर्ष, इसको आप याद कर लीजिएगा। 1859 वर्ष इसकी एज लिमिट थी। और इसकी बीमा की प्रीमियम की राशि जो है 200 रुपये थी, न कि 50 रुपये, तो 200 रुपये यहाँ पे होगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे गलत दिया गया था। तथा इसकी कार्यदायी संस्था कौन सी है, तो इसकी कार्यदायी संस्था LIC है। तथा यह जो बीमा योजना है आम आदमी बीमा योजना, इसका संचालन करता है और राजस्व विभाग। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसकी बीमा की प्रीमियम की राशि 200 रुपये होती है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल वर्ग नहीं है, तो इसमें से दुर्बल वर्ग लघु सीमांत किसान जो होते हैं, इनको हम दुर्बल वर्ग की श्रेणी में नहीं रखते हैं। बाकी अनुसूचित जाति, औद्योगिक श्रमिक और अनुसूचित जनजाति, इनको जो है दुर्बल वर्ग में रखा जाता है, तो इनको आप याद रखिएगा। तथा आपके जो सीमांत किसान होते हैं, इनके पास कितने खेत होते हैं, जोत का आकार कितना होता है, मतलब कितना खेत होगा, तो उनको हम सीमांत किसान कहेंगे। तो 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से कम जोत के आकार को हम सीमांत जोत कहते हैं, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। तथा छोटी जोत हम किसे कहते हैं, तो छोटी जोत में आपका होता है 1 से लेके 2 हेक्टेयर। इसके बाद अर्ध मध्यम जोत में आपका होता है 2 से 4 हेक्टेयर। मध्यम जोत में आपका होता है 4 से 10 हेक्टेयर और बड़ी जोत में आपका होता है 10 हेक्टेयर से अधिक। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है।
सभी गांव में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में लेखपाल को कब नियुक्त किया गया था? तो आप याद कर लीजिएगा 1918 में सभी गांव में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में लेखपाल को नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई थी 1947 में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र जो आपका दिया गया यहाँ पे गलत दिया गया है। इसकी लोकेशन आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। बाकी आपका बिल्कुल तीनों कथन सही है। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना 1978 में की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना 1973 में की गई थी। राज्य कृषि प्रबंध संस्थान आपको लखनऊ के रहमान खेड़ा में मिलेगा, लेकिन सी वाला ऑप्शन आपका गलत दिया गया था, जिसका जवाब आप हमें इसका सही वाला जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके बाद हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक आपके पंधारी नाथ प्रभु हैं। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही है। वर्तमान में भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इजारेदारी व्यवस्था शुरू की गई थी आपकी वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में। ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इजारेदारी व्यवस्था को शुरू किया गया था गवर्नर जनरल जो उस समय था वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में। ड्रिप इरिगेशन पद्धति का जन्म स्थान इजराइल माना जाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इजराइल। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना भारत सरकार के द्वारा कब शुरू की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को एकीकृत बाल विकास सेवा योजना को शुरू किया गया था। इसके बारे में आपको याद रखना है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है आपका गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में मैंने पूरा डिटेल वीडियो अपलोड किया हुआ है। मिक्स वाली प्लेलिस्ट जो है उसमें आपको पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में की गई थी। इसके बारे में आपको याद रखना है। भारत में जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो इसके बारे में आपको याद रखना है, पंतनगर में। कहाँ? तो पंतनगर में भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तथा कब की गई थी वर्ष भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1960 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसका नाम था गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यह देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय था। सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1960 में शुरू किया गया था सघन कृषि जिला कार्यक्रम। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे दिया गया, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 1952 को। आप याद कर लीजिएगा, 1 जुलाई 1952 को उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम जो है आपका लागू हुआ। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? 1 जुलाई 1952 को। ऑप्शन ए वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान की कौन सी विशेषताएं नहीं है? तो उच्च वर्ग की प्रधानता व प्रमुखता ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान की विशेषताओं में नहीं आता है। बाकी तीनों आपका हो जाएगा विशेषताएं। शिक्षा व युवकों के महत्व का उदय, ग्राम में प्रजातांत्रिक नेतृत्व का उदय, परिवार व जाति के प्रभाव में ह्रास देखने को मिला है। तो ये तीनों जो हैं विशेषताएं हैं, लेकिन उच्च वर्ग की प्रधानता व प्रमुखता जो है इसकी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में ग्रामीण नेतृत्व निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो आर्थिक कारण जो है ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा दिए गए ऑप्शन के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक विघटन की श्रेणी में सम्मिलित नहीं होता है? तो सामुदायिक विघटन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, समाज का विघटन की श्रेणी में इसमें कौन नहीं आएगा? तो तलाक जो है समाज के विघटन की श्रेणी में नहीं आता। बाकी आपका आता है बेरोजगारी हो गया। बेरोजगारी से आप देखेंगे कि समाज की स्थिति दयनीय होती जाती है, और निर्धनता से समाज की स्थिति दयनीय होती जाती है, और भ्रष्टाचार से भी आपकी समाज की स्थिति और दयनीय होती जाती है। तो सामाजिक विघटन के ये प्रमुख कारण होते हैं बेरोजगारी, निर्धनता और भ्रष्टाचार। वर्तमान में कंप्यूटरीकृत खसरे में कितने खाने होते हैं? 46 खाने होते हैं। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? तो 1964-65 के दौरान आपका सघन पशु विकास कार्यक्रम चलाया गया। तो ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश से शुरू हुआ था? USSR से जो है सामूहिक कृषि का जो है सर्वप्रथम प्रचलन शुरू हुआ। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। BM व्यास समिति का संबंध आपका हो जाएगा कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार से। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे जो दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। BM व्यास समिति का संबंध आपका कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार से है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र पूछे गए कितने? तो 9 जो है उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समस्या है? तो अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी आपकी एक सामाजिक समस्या है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। चलिए कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल जो है
अस्पृश्यता के अंत से संबंधित उस आर्टिकल का आपको नाम बताना है। एक गज में कितना होता है आपसे पूछा जा रहा है, एक गज कितने के बराबर होता है। कल ही मैंने इसके बारे में जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था। तो एक गज में आपका 1 यार्ड होता है, एक गज में आपका 0.91 मीटर होता है, एक गज में आपका 36 इंच होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक पक्का बीघा में क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। तो एक पक्का बीघा में 1 स्क्वायर जरीब होता है, 1 वर्ग जरीब होता है। एक पक्का बीघा में 20 बिस्वा होता है, एक पक्का बीघा में 3025 वर्ग गज होता है। तो तीनों आपके बिल्कुल सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, महलवाड़ी व्यवस्था की अवधारणा किसने दी थी। तो मैकेंजी के द्वारा जो है महलवाड़ी व्यवस्था की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, दी गई थी। तो ऑप्शन आपको जो सी वाला दिया गया यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। महलवाड़ी व्यवस्था में लंबदार कहा जाता था किसको। तो महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत लंबदार हम कहते थे गांव के मुखिया को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे जो दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, गांव के मुखिया को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है कहाँ से प्रारंभ की गई थी, इंपॉर्टेंट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ से स्टार्ट की गई थी, कहाँ से शुरू की गई थी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह हरियाणा के पानीपत से, कहाँ से, तो हरियाणा के पानीपत से जो है आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई थी। इसके बारे में आपको याद रखना, हरियाणा के पानीपत से। हिमायत योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है। तो जम्मू कश्मीर में शुरू की गई थी आपकी हिमायत योजना। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, आप इसे याद कर लीजिएगा, जम्मू कश्मीर से। और निर्मल भारत अभियान कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो खुले स्थान पर मल त्याग की पारंपरिक प्रथा का समापन करना को समाप्त करना, यानी कि खुले स्थान पर जो लोग मल त्याग करते हैं उस परंपरा को, पारंपरिक जो परंपरा चली आ रही है उसको समाप्त करना इसका उद्देश्य था निर्मल भारत अभियान का। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या था, आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कहे जाते हैं एम एस स्वामीनाथन। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, एम एस स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। 73वां संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में प्रथम ग्राम पंचायत चुनाव कब लड़े गए थे। तो 1995 में जो है उत्तर प्रदेश में प्रथम ग्राम पंचायत चुनाव लड़े गए थे 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, 1995 राइट आंसर आपका है। भारत में जागीरदारी प्रथा किस काल में विकसित हुई थी। तो मुगल काल में, यानी कि मुस्लिम शासन काल में जो है भारत में जागीरदारी प्रथा विकसित हुई थी। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे दिया गया, बिल्कुल सही हो जाएगा। तहसील का विभाजन किया जाता है गाँव में, आप याद कर लीजिएगा, तहसील का जो विभाजन है उसको हम गाँव में मतलब तहसील का विभाजन गाँव में होता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। हाल ही में शुरू की गई योजना आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, इसके बारे में यूपी वाला जो योजनाओं का वीडियो मैंने पूरे डिटेल में कवर किया हुआ है। ये सभी योजनाएं जो हैं बजट के दौरान स्टार्ट की गई थी, पिछला जो बजट पेश किया गया था उसमें। तो इसके अंतर्गत किस वर्ष तक किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया था। तो 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह उत्तर प्रदेश की स्कीम है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो 15 अगस्त 1995 को आपका राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 के दौरान जो है इस योजना को शुरू किया गया था तथा इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की धनराशि जो है प्रस्तावित की गई थी। इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत कितने प्रकार के ऋण की व्यवस्था की जाती है। तो आप याद कर लीजिएगा, 3 प्रकार के ऋण आपके प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें शिशु लोन दिया जाता है, किशोर लोन दिया जाता है और तरुण लोन दिया जाता है। शिशु लोन के अंतर्गत जो है 50,000 रुपये का लोन, किशोर लोन के अंतर्गत 50,000 से 5 लाख तक का लोन और तरुण लोन के अंतर्गत जो है 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत। तो 3 प्रकार के लोन आपके दिए जाते हैं मुद्रा योजना के अंतर्गत। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कहाँ से की गई थी। तो राजस्थान से की गई थी आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत। इसके बारे में आपको याद रखना है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की जो शुरुआत है कहाँ से की गई थी। तो राजस्थान से की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, नलकूपों के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई किस राज्य में की जाती है। तो उत्तर प्रदेश में जो है नलकूपों के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। राजस्व परिषद के इलाहाबाद कार्यालय में कितने अनुभाग हैं। तो राजस्व परिषद का जो इलाहाबाद कार्यालय है इसमें आपको 2 अनुभाग मिलेंगे, आप याद कर लीजिएगा। और राजस्व परिषद का जो इलाहाबाद वाला कार्यालय है ना, इसमें आपको मिलेंगे 2 अनुभाग और इसका जो लखनऊ वाला कार्यालय इसमें मिलेंगे आपको 19 अनुभाग। तो इसके बारे में आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न आपके सामने है, जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व तो आपका जिलाधिकारी के पास होता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों तथा प्रधानों के निर्वाचन संबंधित याचिका सुनी जाती है उप जिलाधिकारी के पास, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ग्राम पंचायतों के सदस्यों तथा प्रधानों के निर्वाचन संबंधित याचिका आपकी उप जिलाधिकारी के पास सुनी जाती है। और लखनऊ के राजस्व अनुभाग 11 का कार्य यहाँ पे पूछा गया, क्या होता है 11 का कार्य? तो मौसम और कृषि के दशा संबंधी रिपोर्ट वाला कार्य, अग्नि दुर्घटना के कारण हुई क्षति से संबंधित कार्य, भूखमरी की सूचना देने वाला कार्य, ये सभी जो कार्य आपके हैं किससे रिलेटेड हैं? तो लखनऊ का जो राजस्व अनुभाग 11 है इसके ये सभी कार्य हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? हरदोई में आपको मिलेगा। राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, हरदोई में। लास्ट के 2 प्रश्न आपके स्क्रीन पर हैं। 2011 के सेंसस के अनुसार सबसे न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य आपका था हरियाणा था, इसके बारे में आपको याद रखना। ऑप्शन आपका भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा था, इसके बारे में आपको याद रखना है। भारत में निर्धनता का कौन सा कारण अधिक उपयुक्त नहीं दिखाई देता है? तो निर्धनता का सबसे अधिक उपयुक्त कारण कौन सा नहीं है? तो काम मिलने पर भी काम करने की इच्छा का न होना, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। सबसे न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य आपका हरियाणा था 2011 के सेंसस के अनुसार। चलिए, उत्तर प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मैंने कल ही आपको इसके बारे में बताया था, तो इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम जो है शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तो 100 प्रश्नों को यहाँ पे हमने रिवाइज कर लिया है और भी 100 प्रश्न आपको जल्दी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।